So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहने वाला है फाइनल रिवीजन फॉर यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 और जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है जी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर हमने एमसीक्यूज रखे हैं जो कि आपके अपकमिंग जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम 2025 5 ऑफ मई को होने वाला उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो लेक्चर को आपने लास्ट तक देखना है और ये जो वीडियो लेक्चर है ये रिवीजन वीडियो लेक्चर है और जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज यूट्रोफिकेशन मीन। एक कंसेप्ट रहता है हमारा इन्वायरमेंट में, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास थर्मल चेंज इन वाटर, फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद एक्वेटिक्स ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट, ऑप्शन सी रहेगा सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दी अबव। सो यूट्रिफिकेशन क्या होता है, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद एक्वेटिक्स ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट, जहां पे एक्स्ट्रा नरिशमेंट होती है। इसको एक और लैंग्वेज में भी अगर हम कहें यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, it is a process when a body of water become overly enriched, यहाँ पे overly enriched हो जाए किससे, enriched with mineral, ज़्यादा जब मिनरल इसके बीच आ जाता है, मिनरल आ जाते हैं या न्यूट्रिएंट आ जाते हैं, ज़्यादा मिनरल या ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, दैट काज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब क्या हो जाती है फिर वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट हो जाती है, किसी भी वाटर बॉडी में, और साथ में प्लांट ग्रोथ हो सकती है। उसके बाद एल्गीज हो सकती हैं, एल्गी ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी वहाँ पे, तो ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव प्लांट एंड एल्गी, और उसकी वजह से क्या हो जाता है जो ऑक्सीजन लेवल होता है बॉडी का, द प्रोसेस रिजल्ट इन द ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ वाटर बॉडी। जो ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, मतलब जो ऑक्सीजन होता है वहाँ का वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है वाटर बॉडी में, डिप्लीशन जो हो जाता है वो हो जाता है, तो इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन एक और प्रोसेस को आगे लेके चलता है जिसको हम कहते हैं क्या, अल्गल ब्लूम, याद रखेंगे, अल्गल ब्लूम को भी लेके चलता है। द यूट्रोफिक वाटर बॉडीज इज अ बॉडी ऑफ वाटर इन रिच विद न्यूट्रिएंट एंड सपोर्ट अ डेंस पॉपुलेशन ग्रोथ। वहाँ पे क्या हो जाती है, कोई भी अगर वाटर बॉडी उसमें डेंस पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होता है, डेंस पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, फिर वहाँ पे क्या हो जाती है, द डिकम्पोजिशन ऑफ विच किल एनिमल लाइफ एंड बाय डिप्राइविंग इट्स ऑक्सीजन। और वहाँ पे जो लाइफ होगी वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ, उसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा डिकम्पोजिशन हो जाएगी, तो उनको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट है वो मिल नहीं पाएगा। वाटर बॉडीज़ को भी चाहिए, अगर मतलब ये एक लेक है, ये पूरी ऊपर से भरी हुई है किसी चीज़ से, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर इफेक्ट की बात करें, लॉस ऑफ फ्रेश वाटर हो जाता है, यहाँ पे लॉस ऑफ फ्रेश वाटर हो जाएगा, न्यू स्पीशीज इन्वेजन हो जाएगी, टॉक्सिसिटी जो है वो इसकी बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी BOD स्टैंड्स फॉर ऐसे भी पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, तो ऑप्शन रहेगा, क्या ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, क्या उसके बाद पॉल्यूटिंग कैपेसिटी एफिशिएंट होता है, एफिलेंट्स होता है, या डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज दिस ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। तो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी,
दैट इज डिजॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितनी भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए। जितना भी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको क्या करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, ठीक है ना, उसको निकालने के लिए ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे ये क्वेश्चन पड़ता है, ठीक है ना। साथ साथ में और भी जितने सारी चीज़ें होती जाएंगी वो भी मैं साथ साथ आपको इसी लेक्चर में साथ में कंफर्म बताता रहूँगा, क्योंकि एक्स्ट्रा टर्म्स भी होती हैं। अगर हम कहें सपोज ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, जो अगर बायोमास की बात करें, सपोज हम बायोमास की बात करें तो ये बायोमास क्या होगा, ठीक है जी, क्योंकि बायोमास के ऊपर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जितना भी सारा होता है, सो अमाउंट ऑफ क्या होता है, अमाउंट ऑफ this living matter, amount of living matter in a specific environment, जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। तो ये पार्ट भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ अगर देखें इकोटोन पूछ सकते हैं, व्हाट इज इकोटोन, ठीक है ना, इकोटोन्स के ऊपर पूछ सकते हैं। तो इकोटोन क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन, याद रखेंगे क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन एडजेसेंट बायो, बिटवीन एडजेसेंट बायोमास, जो है उसको जो कहते हैं हम क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। तो ये वाले पार्ट भी हैं कुछ जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम इतना इजी नहीं है, क्वेश्चन इजी हैं लेकिन उसमें जो क्वेश्चन फ्रेम करके एग्जामिनर पूछेगा ना, तब हम वहाँ पे जाके थोड़ा सा उलझ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर। द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इज, जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसका मेन जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, वाटर वेपर होता है, सल्फर ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है, या ऑल ऑफ दी अबव होता है। सो अगर हम फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें तो फोटोकेमिकल स्मोक आर द कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक्स आर द ऑक्साइड ऑफ, ऑप्शन सी इसका रहेगा, दैट इज ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है उसकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक में आती हैं, ठीक है जी। तो अगर बातें करें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की, अगर मेन कंपोनेंट अगर हम देखें फोटोकेमिकल स्मोक का, वो क्या होता है हमारा, नाइट्रोस ऑक्साइड होता है, याद रखें नाइट्रोस ऑक्साइड होता है। फोटोकेमिकल स्मोक जो होते हैं इज अ केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एटमॉस्फेयर विच लीव एयरबोर्न पार्टिकल एंड ग्राउंड लेवल जोन, उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। अगर अब फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें, ये डिपेंड होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के ऊपर ये जो होता है डिपेंड होता है, और साथ में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ऊपर ये डिपेंड होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ऊपर ये डिपेंड रहेगा, ठीक है ना। अब इनमें हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, हमारे पास क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। फिर अगर हम कुछ रेलिवेंट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बात करें तो उसमें पेन आता है, PAN पेन, जिसको हम प्री ऑक्साइल एकाइल नाइट्रेट कहते हैं, पेन कहते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा इसका। तो क्या क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेज, जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे क्या चीज़ डिक्रीज होती है, रेनफॉल, साइल इरोजन, ड्रॉट या ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने इससे रुकना है।
तो डिफॉरेस्टेशन जब होती है तो मेन, अगर इसका हम क्वेश्चन की बात करें, डिफॉरेस्टेशन होता क्या है पहले, सबसे पहले, क्योंकि बेसिक सरल सरल सी चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जितना भी फॉरेस्ट एरिया होगा या जितनी भी प्लांटेशन होगी, जब उसको हम काट देंगे या उसको नुकसान कर देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन जर्नी रिजल्ट इन डिक्रीज रेनफॉल, इससे बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होगी। प्लांट नहीं रहेंगे तो रेनफॉल कैसे रहेगी? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो जनरली जो है वो डिक्रीज रखता है। अब उसके देखें, डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा तो रूट जो है वो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी साइल को, तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। मतलब डिफॉरेस्टेशन का ये काज है, मतलब साइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन से होता है, सूखा भी इससे पड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग पड़ती है। लेकिन अगर क्वेश्चन को फ्रेम देखें तो डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेज रेनफॉल विच इन टर्न, सबसे पहले रेनफॉल कम होगी। देखो रेनफॉल जो है वो क्या हुई? सबसे पहले कम हुई। रेनफॉल जैसे कम हुई, विच टर्न इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, उससे क्या हो जाएगी? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो जैसी बात, ड्रॉट बनेगा, ड्रॉट आएगा, तो जैसे ही ड्रॉट आएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो साइल इरोजन होगा, तो ये अगर जनरली काज देखें तो साइल रेनफॉल नहीं होगी, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज़मीन सूखी हो जाएगी तो साइल इरोजन, उसका कटाव होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं सीक्वेंस वाइज हैं। सो डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेज इन रेनफॉल, ठीक है। इतनी चीज़ सबको समझ आ गई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रिफर टू, जो टर्म अल्फा डाइवर्सिटी है वो किससे रेफर करती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, या डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट होती है, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपने पहले इस क्वेश्चन को पॉज करना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। तो द टर्म दिस अल्फा डाइवर्सिटी रिफर्स टू योर ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज कम्युनिटी। जो हमारी कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में ये आता है, ठीक है जी। अब क्या होता है, जो अल्फा बायोडाइवर्सिटी है, दैट इज रिफर्स टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी विद इन अ स्पेसिफिक दिस कम्युनिटी। सो इट इज एसेंशियली क्वांटिफाई द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। जितना भी पर्टिकुलर हैबिटेट में ये चीज़ प्रेजेंट रहती है उसको कहते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है और स्पीशीज विद इन अ स्पेसिफिक एरिया और इकोसिस्टम, इसको हम कह सकते हैं। ये तो होगी हमारे पास क्या कहते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी। अब व्हाट डज द टर्म जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन? जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, वो क्या होती है? सो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होती है, दैट इज अ रेंज ऑफ डिफरेंट इनहेरिटेड ट्रेट विद इन अ स्पीशीज। जो स्पीशीज के इनहेरिटेंट ट्रेट होते हैं उसके साथ इसको हम कहते हैं। सो अल्फा डाइवर्सिटी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात है। इकोसिस्टम हेल्थ हिंज एक ऑन बायोडाइवर्सिटी होती है, उसमें अगर अल्फा बायोडाइवर्सिटी की बात करें, दैट इज इमर्ज एज अ क्रिटिकल एनालिटिकल टूल that evaluate a species composition within a specific spatial contents, assessing both the number and distribution of organism inhabiting in a particular environment, ठीक है जी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डैश डिफाइन, क्या है जी? Dash define as an ecological state of species being unique to a specific geographical location, ठीक है जी। जो मतलब एक ऐसी स्पीशीज, डैश इज डिफाइन एज अ इकोलॉजिकल स्टेट, एक ऐसी इकोलॉजिकल स्टेट हमने बतानी है जो कि ऑफ अ स्पीशीज बीइंग यूनिक टू स्पेसिफिक लोकेशन, जो अपनी जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है उससे चेंज हो। क्या उसको एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं, इंडेमिक स्पीशीज कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव कहते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इकोलॉजिकल स्टेट्स
वेयर द स्पीशीज इज यूनिक, वेयर द स्पीशीज इज यूनिक, जो एक इन्वायरमेंट से, मतलब ये एक इन्वायरमेंट है, एक ये इन्वायरमेंट है, ये इससे स्पीशीज कोई है, ये इससे यूनिक है, और ये स्पीशीज इससे यूनिक है। सो इस लोकेशन को हम क्या कहते हैं? इंडेमिक, इंडेमिक कहते हैं। और ऑप्शन बी इसका रहेगा, दैट इज endemic species is defined as a ecological state of a species being unique to a specific geographical location, इसको हम ये कहते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो इसमें इंडेमिक फनज आ जाते हैं, इंडेमिक फौना आ जाते हैं, इंडेमिक फ्लोराज आ जाते हैं। जो देखिए इंडेमिक जो फनज होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, दैट एग्जिस्ट ओनली इन अ वन जियोग्राफिकल लोकेशन। अब टाइगर यहाँ पे है, अगर तो यहाँ पे तो नहीं है ना, अगर यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे एलिफेंट तो नहीं है ना, अगर ये वाला एलिफेंट इस जगह पे आ जाएगा तो ये इसकी इंडेमिक स्पीशीज होगी। यहाँ का टाइगर यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे एलिफेंट्स हैं, तो यहाँ की ये इंडेमिक स्पीशीज हो जाती है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। 5th जून इज ऑब्जर्व्ड एज, जो 5th जून है उसको हम किसके रूप में मनाते हैं? क्या उसको हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे में मनाते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे में मनाते हैं, या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे में मनाते हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन ईजी है लेकिन इसको करंट अफेयर के अपडेट से बनेंगे। सो 5th जून जो है इज ऑब्जर्व्ड एज अ ऑप्शन बी, दैट इज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में इसको हम मनाते हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में इसको हम बनाते हैं। सो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल डे फॉर द इन्वायरमेंट दैट इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द 5th ऑफ जून। ठीक है, तो इसमें ये होता है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, तो अगर हम इसी की बात करें तो इसकी जो 5th जून 2025 की जो थीम थी, 2025 की जो थीम थी, इस पे आ सकता है। ये एक करंट अफेयर का पोर्शन बन सकता है, करंट अफेयर का पोर्शन बन सकता है हमारा 2025 में। तो इसकी अगर थीम की बात करें, इसकी अगर हम थीम की बात करें तो थीम क्या थी इसकी? कॉम्बेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसकी जो है वो थीम है इस बार की। सो ये थीम क्या एड्रेस करती है? दिस थीम फोकसेस ऑन एड्रेसिंग लाइक ग्लोबल इश्यूज ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। जितना भी पॉल्यूशन प्लास्टिक से निकलता है या उसके इम्पैक्ट जितने भी ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर या जितना भी इन्वायरमेंट के ऊपर इसके जो इफ़ेक्ट हैं उनके ऊपर, ये सारी चीज़ें जो थी वो थीम जो थी फोकस थी इसके ऊपर, कम्बैटिंग दिस प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है जी, ये भी आ सकते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इकोलॉजिकल पैरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट, जो हमेशा अपराइट होता है वो कौन सा होता है? आपने इकोलॉजिकल पैरामिड काफ़ी सारे लेक्चर इसमें थे जो आपने पढ़े थे, उसमें से आपको इकोलॉजिकल पैरामिड में से ये जो है ये आ सकता है क्वेश्चन। तो अगर इकोलॉजिकल पैरामिड्स की बात करें तो जो ऑलवेज दैट इज ऑलवेज अपराइट, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सपोज एक इकोलॉजिकल पैरामिड बना देता हूँ। मतलब ये ऐसे होता है, एक इसको रख लेते हैं, एक ये रख लेते हैं, एक ये रख लेते हैं और एक ये रख लेते हैं। ये इकोलॉजिकल, ये हमारे टर्शरी कंज्यूमर हो गए, ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, ये हमारे हो गए कौन से? प्राइमरी कंज्यूमर, और ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी। अब क्या होता है जो ऑलवेज अपराइट होता है? क्या पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है, बायोमास होता है, नंबर होता है, या नन ऑफ दीज? पहले तो ये सारे इकोलॉजिकल पैरामिड्स में आते हैं। एक आ गया एनर्जी, एक आ गया बायोमास, एक आ गया नंबर। अब दैट इज ऑलवेज अपराइट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ जो एनर्जी है दैट इज ऑलवेज अपराइट, इसका ये आंसर बनेगा। अब क्या है जो इकोलॉजिकल पैरामिड है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी is the ecological pyramid that is always upright. This is because energy is lost as heat at each tropic level. जो एनर्जी है वो लॉस होती है एज अ हीट, एनर्जी जो है वो लॉस्ट होती है
as a heat at each trophic level, making it is impossible, always impossible to flow backward for a higher trophic level to the more energy level. तो ये इसके बारे में चलता रहता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें इकोलॉजिकल, ये तो पैरामीड हो गया एनर्जी। अब अगर पैरामीड्स ऑफ नंबर की बात करें, ये हमारे पास इकोलॉजिकल पैरामीड जो है नंबर है। सो अ पैरामीड ऑफ नंबर इज अ विजुअल, ये क्या होती है हमारे पास, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन और इकोसिस्टम। तो ये इसकी बात करें तो ये नंबर होता है। अब बायोमास जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम है वो कौन सा है? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है या माउंटेन इकोसिस्टम है। ठीक है जी। अब जनरली जो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम जो है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज ओशन। ओशन जो है वो क्या है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। दिस इज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, कंटिन्यूस नेचर, लार्ज साइज के होते हैं, कंटिन्यूस नेचर होता है। उसके बाद जो इसकी स्टेबल केमिकल कंपोजिशन होती है। अब इसकी बात करें, इसकी जो सैलिनिटी होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है और जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से इसको जो है ये स्टेबल है। अब ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, व्हाई ओशन इज अ मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। क्वेश्चन के कितने सारे रूप हो सकते हैं, कितने सारे। सो क्यों हो सकता है, वही जो चीज़ आपने मैंने आपको बोली है, ओशन इज कंसिडर एज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम एज ऑफ इट्स वास्ट साइज, डेप्थ होती है, कंटिन्यूस नेचर इसका होता है, लो रेजिस्टेंस चेंज इन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोजिशन में होता है। तो इसकी वजह से ये जो है ये ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है जी। अब जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपका जितना यूपीएससी का फाइनल जो रिवीजन कंटेंट है वो हम अपने चैनल पे हर दिन जो है वो 8 बजे प्रीमियर करते हैं या कभी लाइव करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एटमॉस्फेरिक ओजोन layer which protect us from UVB and UVC is getting depleted most by the addition of। तो जितनी भी यूवी रेडिएशन से हमारी चाहे अल्ट्रावायलेंट बी हो या अल्ट्रावायलेंट सी हो, वो डिप्लीट हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। आपने क्या करना है, थोड़ा सा रुक के पास लेके फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है, ताकि आपके जो आंसर है वो मोस्ट मतलब आपको भी एक अंदाज़ा लग जाए कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFCs कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन द एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस अल्ट्रावायलेंट बी एंड अल्ट्रावायलेंट सी रेडिएशन दैट इज प्राइमरली डिप्लीटेड बाय द एडिशन ऑफ दिस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ भी होती है। उसके बाद एक टर्म होती है ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं। सो दीज आर द केमिकल, दीज आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस आर द केमिकल that are used in the that are जो काफ़ी ज़्यादा हम वाइडली यूज़ करते हैं, हम यूज इन एरोसोल्स। ठीक है ना, एरोसोल्स में होते हैं। उसके बाद रेफ्रिजरेटर्स में होते हैं। उसके बाद कुछ अदर प्रोडक्ट हैं वहाँ पे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। ये जो रेडिएशन ऑब्जॉर्ब होती है, तो बाय ऑब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेंट बी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेंट बी रेडिएशन कहाँ पे जो रिड्यूस होती है, इन द स्ट्रेटोस्फेयर में होती है यार, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। द ओजोन लेयर हार्मफुल द ओजोन लेयर प्रिवेंट हार्मफुल लेवल ऑफ दिस रेडिएशन फ्रॉम रीचिंग द। तो इसको ये फिल्टर आउट कर देती है अगर ओजोन लेयर की हम बात करें। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज which of the following important biotic factor that can affect structure and organization of biological communities।
अब जो स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज़ है उसको जो अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमने ऑप्शंस के ऊपर गौर करना है। तो ऑप्शन की माने तो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर हैं। न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है, सॉइल भी है, ये भी है, ठीक है जी। प्रिसिपिटेशन भी है, विंड भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेडिएशन भी है, कंपटीशन भी है और डिजीज भी है। तो ये ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो ये सारे के सारे जो है बायोलॉजिकल कम्युनिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। ये सारे फैक्टर्स हो गए हमारे, ठीक है। इसका ऑल ऑफ दीज वो आंसर रहेगा। अब अगर हम बात करें इसमें, अगर प्रेडेशंस की बात करें, कंपटीशन की बात करें, या पैरासिटिज्म या डिजीज़ और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर प्रेडेशन की बात करेंगे, हम प्रेडेशंस की बात करेंगे तो प्रेडेशन में क्या आ जाएगा, वन ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेडेटर प्रे ऑन द अदर। जो कोई एक तो हो गया प्रेडेटर, एक हो गया प्रे, उसके ऊपर करेगा, दैट इज इम्पैक्टिंग प्रे पॉपुलेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग द डायनामिक दिस प्रेडेशन प्रे रिलेशनशिप, इसमें करेगा। कंपटीशन की बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म जो है वो compete करता है किसके लिए, फूड के लिए compete करेगा, स्पेस के लिए करेगा, मेट के लिए करेगा compete, विच कैन लीड टू द चेंज इन द पॉपुलेशन साइज और स्पीशीज कंपोजिशन में हो जाता है। पैरासिटिज्म भी इसका एक कंपोनेंट होता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोलॉजी ऑल करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब सारी की सारी ये जो स्टेटमेंट हैं वो ठीक हैं, बस खाली एक को छोड़ के, मतलब एक इसमें गलत है, तो हमने वो वाली जो है गलत वो बतानी है, वो कौन सी है, ठीक है जी। सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, है, बिल्कुल है, ये ठीक है। इकोलॉजी इज द डिसिप्लिन दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, इकोलॉजिस्ट में स्टडी पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है। इकोलॉजी स्पेन इंक्रीजिंगली कॉम्प्रिहेंसिव लेवल ऑफ फॉर ना, ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म उसके इन्वायरमेंट की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, जो डेट्रिटस फूड चेन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ ताकि थोड़ा सा नीचे, तो ये क्या होता है, डेट्रिटस फूड चेन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। क्या ये ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, ग्रासिस से होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से होता है, या फाइटोप्लैंक्टन से होता है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, दैट इज डेड ऑर्गेनिक जो मैटर्स होते हैं उससे जो है ये डेट्रिटस फूड चेन जो है ये कंप्लीट होता है। सो अ डेट्रिटस फूड चेन बिगन्स विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिनको हम क्या कहते हैं, डेट्रिटस कहते हैं। क्या कहते हैं, डेट्रिटस कहते हैं, rather than living producer like plant। तो ये detritus food chain है जो है that is start with dead organic matter, the dead organic substance are decomposed by this microorganism, जितने भी microorganism उससे ये decompose होते हैं। the organism that feed on the dead organic matter or detritus are known as detrivorous, इनको क्या कहते हैं, जो इनको खाते हैं इनको detrivorous कहते हैं या decomposer कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु कॉइन्ड द टर्म एसिड रेन, जो एसिड रेन है ये टर्म किसने कॉइन की है। थोड़ा इसको मैं ऊपर से स्क्रॉल कर लेता हूं। तो द टर्म एसिड रेन वाज कॉइन्ड बाय, क्या क्रिस्टोफर रेल्फ ने की है, एल्मर जोसेफ क्लैर्क ने की है, अर्नेस्ट फ्लावर ने की है, या रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की है। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज रॉबर्ट एंगस स्मिथ। तो इसने ये टर्म की थी क्या, एसिड रेन। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये इन 1852 में इसने ये टर्म कॉइन की थी। तो ही वाज अ स्कॉटिश केमिस्ट, ये क्या था, एक स्कॉटिश केमिस्ट था ये,
रॉबर्ट जो है स्कॉटिश केमिस्ट था। तो अगर हम करें एसिड रेन क्या इसने डिस्कवर किया था। अब हु इज़ द फादर ऑफ एसिड रेन, इसको फादर ऑफ एसिड रेन भी कहते हैं। तो इसी ने सबसे पहले ये जो टर्म थी ये यूज़ करी थी। उसके बाद अगर मैं कुछ और बात करूं इसकी, पीएच ऑफ एसिड रेन की बात करें अगर, तो पीएच ऑफ एसिड रेन जो होती है, पीएच ऑफ एसिड रेन दैट इज़ टिपिकली 6.5 एंड रेंज बिटवीन 4.2 टू 4.4 ये होती है। अब अगर बात करें हम इसकी कि एसिड रेन जो है, सो व्हाट इज़ एसिड रेन, एसिड रेन है क्या है। सो एसिड रेन एसिड रेन होता क्या है, एसिड रेन होता क्या है हमारा, एसिड रेन होता है कि एक एसिड रेन या एसिड डीकम्पोजिशन भी इसे कहते हैं। तो जितना भी सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होता है दैट कम फॉल डाउन टू द अर्थ फ्रॉम द एटमोसफियर, उसको हम कहते हैं क्या, एसिड रेन हम कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट सा इसका आंसर है, एसिड रेन जो होता है वो क्या होता है हमारा, एसिड रेन जो होता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड से होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन ड्यू टू डैश नेचर ऑफ एसिड, क्यों डैमेज देता है और किसकी वजह से उसका जो है डैमेज होता है, क्या बैलेंसिंग नेचर की वजह से होता है, प्रोटेक्टिंग, विदस्टैंडिंग या कोरिजिव नेचर। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज कोरिजिव नेचर का होता है एसिड रेन, इसलिए ये क्या करता है, दैट कॉज डैमेज। अब ये चीज़ तो है, अब क्या होता है, एसिड रेन जो होता है वो साइल को भी डिग्रेड करता है, क्योंकि डिग्रेड साइल बाय लीचिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट एंडिंग टू रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। फिर आपने देखा होगा कल्चरल जो हमारा हेरिटेज ताजमहल है उसके भी जो मार्बल्स है वो भी करोड़ और येलोश कलर का हो गया, क्यों, क्योंकि एसिड रेन की वजह से ये हो गया। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके साथ जुड़ी हैं। तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर वीडियो लेक्चर था जो आपके यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 में आ सकते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।